अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, पुलिस से पुलिस मुकाबला। जी हाँ, टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है चन्योट में, जहाँ पर चन्योट पुलिस का फैसलाबाद पुलिस से पुलिस मुकाबला हुआ। क्या वजूहात थीं, अगवा का इसमें क्या चक्कर था, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, चन्योट में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने शायद पंजाब नहीं बल्कि मुल्क भर को हिलाकर रख दिया। एक नौजवान अपने ब्रदर इन लॉ के साथ घर की दहलीज से अगवा होता है, बल्कि घर के अंदर से अगवा होता है और मुबैना तौर पर अगवाकारों में यूनिफॉर्म में मलबूस पुलिस एहलकार होते हैं। ये 8 से 9 घंटे तक ट्रैवल करते हैं और फिर असल में चन्योट पुलिस जो है वो इनको काउंटर करती है और जो मुगवी हैं वो बाजियाब होकर बखैरियत घर पहुंच जाते हैं। मेरे साथ मुद्दईया मौजूद हैं मुकदमा की, जिनके हस्बैंड को किडनैप किया गया। उनसे पूछते हैं कि क्या मामलात हुए, किस तरह से जो है वो उनकी एंट्री पॉसिबल हुई घर में, क्या इन पे बीती, क्या क्या इनसे डिमांड की गई। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कैसे ये वाक़या सारा पेश आया, कौन लोग थे, किस तरह से घर में एंटर हुए, हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा स्टार्ट से एंड तक क्या आप पे बीती। वालेकुम सलाम। हम तीनों बैठे थे, मेरे भाई मिलने के लिए आए हुए थे हमसे और मेरे हस्बैंड, हम तीनों बातें कर रहे थे, अंदर बैठे हुए थे और ना दरवाज़े की आवाज़ आई है। तो मैं गई हूँ, हम लोग गए हैं, बाहर देखा तो वो अंदर आ चुके थे। अब ये हमें नहीं पता कि दरवाज़ा खोल के आए हैं या फिर उन्होंने चाबी लगाई है या खुला था, ये नहीं हमें पता। वो अंदर आया और आकर कहते हैं कि इनको ना मारने लग गए। हमने पूछा ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, तो कहते हैं ये जो है ना बंदे बड़े वो ना मशकूक हैं और हम इनको पकड़ने आए हैं। हमने कहा क्यों पकड़ने आए हैं, कोई वारंट वगैरह या कुछ भी ऐसा FIR वगैरह या कोई मसला वगैरह। मैंने जब शोर डाला तो मुझे भी थप्पड़ मारकर और असला दिखाकर साइड पे कर दिया। थप्पड़ मारा, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? मुझे के साथ कोई लेडीज़ कांस्टेबल थी? कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी। एक पुलिस वाला था इंस्पेक्टर, उसने पूरी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और दूसरा भी पुलिस वाला था, उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। आई थिंक कांस्टेबल था वो, तो वो दोनों थे और साथ बाकी जितने लोग थे सारे प्राइवेट कपड़ों में थे? हाँ, बाकी सारे प्राइवेट कपड़ों में थे। तो उन्होंने जब मैंने शोर डाला तो मुझे कहते हैं कि हम इनको गिरफ़्तार करने लगे हैं। मैंने कहा किस वजह से, कोई FIR कोई वारंट वगैरह किस वजह से पकड़ रहे हैं? तो कहते हैं कि ये बड़े मशकूक बंदे हैं, बस हमने इनको गिरफ़्तार करना है। अच्छा, मैंने देखा है आपके घर के गेट के बाहर कैमरा लगा हुआ है, तो क्या CCTV फुटेज है उसकी? नहीं, हमने ये बाद में लगाया है इस इंसिडेंट के बाद कैमरा? क्योंकि हम लोग इतना डर गए थे ना, जिसका हिसाब ही नहीं है। तो फिर बस अब एहतियात के लिए लगाया, क्योंकि अभी उनके कुछ बंदे फ़रार भी हैं। तो कुछ अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे, आगे भी अल्लाह ने किया, वो अब भी अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे। बता नहीं रहे हैं आपको कि इन पे मुकदमा क्या है, इनका कसूर क्या है, क्या कोई दहशतगर्दी में पकड़ा है, FIA साइबर क्राइम ने पकड़ा है, पुलिस? आपके पास सिर्फ 2 यूनिफॉर्म में, बाकी सादा कपड़ों में लोग आए हैं। 2 लोगों को उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया है, पट्टियाँ बांधी हैं, गाड़ियों में डाला है और ले गए हैं और आप फ़ोन पे डिमांड कर रहे हैं आपसे कि आप सेटलमेंट कर। हाँ जी। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा सर हमें क्या, आप हुक्म करें। मैंने ऐसे ही बात की, मैंने कहा सर हुक्म करें, आपको क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। तो मुझे कहते हैं कि आप ना 1 करोड़ का बंदोबस्त करो। मेरे तो एक दफ़ा ज़मीन ही पाँव से नीचे चली गई। मैंने कहा 1 करोड़ मैं कहाँ से लाऊं? तो मुझे फिर मैंने कहा सर, मैंने मिन्नत वगैरह की, मैंने कहा सर हमारे पास तो 1 करोड़ है ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? फिर काफ़ी देर के बाद जब मिन्नतें करती रही, मैंने कहा मेरे तो अब्बू भी नहीं है और मेरे बड़े भाई हैं, वो आपके पास हैं, तो मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से बंदोबस्त करूं? तो फिर जी वो 1 करोड़ से फिर 50 लाख पे आ गए। फिर मिन्नतें, फिर काल काट दी। कहते हैं हम अपने सर से बात करते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमारे सर को चाहिए, हमें उनको ना इस वजह से उनको करना है कि भी हमने बंदे छोड़ दिए तो हमने उनको पैसे दे। और सिर्फ आपसे डिमांड कर रहे हैं या साथ धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर ना दिया तो फिर क्या होगा? हाँ, जब फिर मैंने कहा ना कि मेरे पास तो 50 लाख भी नहीं है, फिर कहते चलो फिर ठीक है, फिर आपके बंदे, फिर आप भूल जाओ अपने बंदों को। मैंने कहा ऐसे ना डराएं। मैं फिर रोने लग गई, मैंने, और सारे मेरे घर वाले भी परेशान, वो भी रोने लग गए। फिर कहते हैं कि ना आप ना काल काट देते थे
पूरी बात नहीं करते थे, कॉल काटते थे, धमकियां देते थे, आवाज़ सुनाते थे डरा के, फिर कॉल काट देते थे, फिर 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा कॉल करते थे। और फिर मुझे कॉल करके कहते हैं कि ना अच्छा तुम ना 15-20 पे आ गए, कहते हैं 15-20 का बंदोबस्त कर दो, कहते हैं रिश्तेदारों को कॉल करो और उनसे बात करो। मैंने कहा रिश्तेदारों से कॉल कर, अब पुलिस वालों के, अब जाहिर सी बात है पुलिस वाले के पास है, तो मैं जा ही नहीं सकती थी ना, क्योंकि वो खुद पुलिस वाले आपके जहन में ये है कि उनको पुलिस ही पकड़ के लेके गई? ही पकड़ के ले गई है। तो फिर मैंने कहा कि रात काफ़ी लेट नाइट का टाइम था, तो मैंने कहा मेरी तो कोई कॉल भी नहीं पिक कर रहा। मैंने ट्राई की जाहिर, लेकिन मेरे मामू मेरे पास थे, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि मेरी कोई कॉल पिक ही नहीं कर रहा। तो आगे से कहते हैं कि भी नहीं तुम करो कोशिश, कहते हैं तुम्हारी फिर ना तुम्हें तुम्हारे बंदों की लाशें ही मिलेंगी। तो फिर अब रोना पीटना हमारा शुरू हो गया, फिर कॉल काट दी, फिर दोबारा कॉल की, फिर कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास जेवर कितना पड़ा है। मैंने कहा मेरे पास जेवर, मैंने कहा मेरे पास तो चंद सोना है, मेरी एक सास का होगा, मेरा होगा, मेरी अम्मी का होगा, इतना सा है। आगे से कहते हैं वो जमा करो, और जो आप लोगों के वो देख के गए हुए थे हमारे लैपटॉप वगैरह, कहते हैं अपने लैपटॉप भी जमा करो, वो जो दोनों पड़े हैं ना वो लैपटॉप भी लो, और अपने मोबाइल का डब्बा, अपने शोहर के मोबाइल का डब्बा वो भी लो, और ये सारी चीज़ें ना हमारे पास लेके आओ और अपने बंदे ले जाओ। पहले हमें ये कहा कि फैसलाबाद, मसलन जब उन्होंने पिक्चर्स वगैरह देख ली ना, ये कहते हैं कि बाईपास पे आ जाओ। मैंने कहा हमारे पास तो कन्वेंस ही नहीं है, मेरे भाई भी आपके पास हैं और हस्बैंड भी आपके पास है, बाइक उनके पास थी वो जो ले गए हैं, और हमारे पास तो कन्वेंस ही नहीं है, मैं कैसे आऊँ। मुझे इतना धमकी देने लग गए, कहते कि आप ना पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना। मैंने कहा पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना, ये तो खुद पुलिस वाले हैं। तो फिर मेरे जहन में आई कि ये क्यों मुझे कह रहे हैं कि पुलिस को, और बार बार कह रहे थे। आपको वो कह रहे हैं कि खबरदार अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया। आईजी पंजाब साहब, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आपसे मुखातिब हूँ। आपने बहुत अच्छे इक़दाम किए, आपने पुलिस स्टेशंस को 5 स्टार होटल्स में कन्वर्ट कर दिया, आपने बिल्डिंग्स को बहुत खूबसूरत कर लिया, आपने कहा मैंने थाना कल्चर चेंज कर दिया है, सर आँखों पे जनाब अली। लेकिन यहाँ पे आप ही के महकमे की कुछ काली भेड़ें, कुछ दरिंदे अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अगवा करते हैं और उनसे तावान तलब करते हैं और फैमिलीज़ को ऐसे हरासा कर रहे हैं कि आपने सुना कि हमारी इस बहन ने किन अल्फाज में कहा कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो गया, सोचने के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि लाशें मिलेंगी। आईजी साहब, क्या आपको आपके महकमे में एक बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है? क्या आपको ऐसी काली भेड़ें निकाल बाहर करने की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसे दरिंदों को सरेआम चौक चौराहों पे नहीं लटकाया जाना चाहिए जो वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं? हम इस वर्दी की टीम मुजरिम कौन, सिटी न्यूज़ नेटवर्क, हम इसकी तकरीम करते हैं। हमने हमेशा इस वर्दी को बकअप किया, हमने हमेशा इसका झंडा उठाया कि जब ये अच्छा काम करते हैं हम कहते हैं कि वेल डन पंजाब पुलिस, वेल डन फैसलाबाद पुलिस। लेकिन यहाँ आई एम सॉरी टू से आईजी पंजाब साहब, आपकी पुलिस के चंद एहलकारों ने इस पूरे तालाब को गंदा किया, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान साबित हुए कि आपके हाजिर सर्विस 2 पुलिस वाले अपनी यूनिफॉर्म्स के अंदर इस अगवा में मुलव्वस थे। क्या आपने जो है उनके लिए इक़दामात किए? क्या ऐसा कोई मिसाली कदम उठाया कि बाकी लोगों को इबरत हासिल हो? क्या आपने सर्जरी की? ये सवाल है जो टीम मुजरिम कौन आपके सामने रख रही है। अच्छा बताइएगा, फिर जब फाइनली नेगोशिएशन हुई, आपने जेवर इकट्ठा कर लिया, लैपटॉप्स, तस्वीरें उनको भेज दी और तब उन्होंने कहा कि आप बाईपास पे आ जाएं। मोबाइल का डब्बा तो लाजमी हो, मुझे मोबाइल का डब्बा नहीं मिल रहा था। मैंने उनको बोला कि मेरे शोर से बात करवा दें, उनसे मैं पूछ लेती हूँ कि डब्बा किधर है। हो सकता है उनके जहन में ये हो कि आप उस डब्बे से उसका IMEI नंबर देख के उसको फौरी तौर पे बंद ना करवा। मैं भी यही हो सकता है। फिर मुझे तो उस टाइम मेरे कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में तो कोई समझ ही नहीं आता कि बंदा करे क्या। तो मैंने कहा डब्बा, फिर मैंने ना उनको बोला कि मेरे शोहर से बात करवाएं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी भी डब्बा किधर है, मुझे नहीं मिल रहा। तो इनको फिर गुस्से से बोलते हैं, मसलन मुझे आवाज़ आ रही थी, बताओ ये डब्बा किधर है, और फिर पता नहीं इनको थप्पड़ भी मारा है या क्या किया, गन पॉइंट पे ना इनको कहते हैं बताओ ये डब्बा किधर है। और जैसे उनकी आवाज़ सुनी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह मेरे शोहर से बात कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने भी आगे से कहा कि उधर से ही ढूंढो, इधर पड़ा होगा, उधर पड़ा होगा। हाँ, फिर एग्जैक्टली कहाँ
सामान डिलीवर करने के लिए आप उनको गई और आपके साथ कौन था? कहते हैं मेन रोड पर आ जाओ। मेन रोड पर फिर इधर लाहौर रोड पे चुंगी है, वहाँ पे हम लोग अब्बू और मैं कहते हैं कि भी सामान लेके आओ और अपने बंदे ले जाओ, हम बंदे आपको दे देंगे। मैंने कहा पक्की बात है, बंदे हमें सही सलामत। मैंने कहा हमारे बंदों को कुछ करना ना, आपकी बड़ी मिन्नत होगी। फिर जैसे बंदा कहता है कि भी अल्लाह पाक ताड़ी लंबी जिंदगी करे, फिर हुण उस टाइम तक बंदे नूं डर इतना होंदा है। तो फिर मैंने उनकी बड़ी मिन्नतें की, मैंने कहा बड़ी मेहरबानी होगी कि आप हमारे बंदों को कुछ करना ना। मुझे तो यही कहते रहे कि हम नहीं करते, बाद में हमें पता चला कि उनको मारते भी रहे हैं। फिर वो जी कहते हैं कि हम बंदे आपको दे देंगे। फिर अब्बू और मैं ना दोनों जा रहे थे। मैंने कहा भी मेरे अब्बू साथ होंगे। मुझे कहते हैं अब्बू को क्यों साथ लेके आ रही हो? मैंने कहा वो बुजुर्ग ही हैं बेचारे, और मैं अकेले तो नहीं ना आ सकती, रात का टाइम है। तो फिर अब्बू और मैं जब गए हैं तो ना हमारे पास से गाड़ी गुजरी है। पहले वो हमारे पास से गुजरी है गाड़ी, और देखने के लिए भी आगे कोई बंदा इनके पीछे तो नहीं है। वो जाके देख के और फिर हमारे पास न ला के खड़ी कर दिया दोबारा, और ना हमें कहते हैं कि गाड़ी के बीच में बैठो, तुम्हें तुम्हारे बंदे मिल जाएंगे। हमने कहा कि हम गाड़ी के बीच में नहीं बैठेंगे, जब जहाँ पे आप हमारे बंदे खड़े हैं हम पैदल वहाँ पे चले जाएंगे। हमें कहते हैं नहीं तुम लोग बैठो गाड़ी में, हम तुम लोगों को उनके पास ले जाते हैं। कोई ना मेरी बात सुनी। फिर गन जो है वो जो बैठा था ASI, वो अभी फिर बाद में शनाख्त हो गई है इम्तियाज का मौका, तो वो बैठा हुआ था फ्रंट सीट पे। उसने ना गन लेके ना तो अपने ऐसे रखी है सामने करके कि इनको पता चल जाए जैसे बंदा डरा रहा है कि इनके पास तो गन भी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब मैंने कहा मेरे बंदे जाहिर सी बात है इनके पास हैं, और अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी भी मजबूरी थी बैठना। और फिर खौफ भी था कि फिर मैंने अल्लाह पाक को बोला कि अल्लाह पाक मेरी इज़्ज़त कर, आप ही हिफाजत करना। फिर अब्बू और मैं गाड़ी में बैठे हैं, और फिर उन्होंने हमसे सामान वगैरह लिया, और फिर आगे जाके ना थोड़ा सा आगे करके फिर हमें उतार दिया। हमने फिर बोला कि हमारे बंदे किधर है, सामान जो आपने ले लिया, जो आपकी डिमांड थी तो आपने ले लिया सामान वगैरह, तो अब हमारे बंदे तो दे दें। लेकिन उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा आप लोग उतरो, आपके बंदे मिल जाएंगे। हमने फिर बेचारों ने क्या करना था, अब्बू और मैं उतर गए, उनकी गाड़ी के पीछे चलते रहे और पैदल चलने लग गए। और फिर हमने शोर डाला, और शोर डाला हुआ था, रोने पीटने लग गए कि हमारी चीज़ें भी चली हैं। ये वक्त क्या था एग्जैक्टली, वक्त क्या था, इर्द गिर्द की सूरत हाल की क्या थी, और जो जब ये उन्होंने आपको गाड़ी में बिठाया फिर गाड़ी से उतारा, इस सारे सिनेरियो में किसी ने देखा नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही? नहीं, लेट नाइट टाइम था ना, तो सारी दुकानें बंद, मेन रोड सुनसान था, किसी ने भी नहीं देखा हमें उस टाइम, किसी ने हमारी नहीं सुनी। आपने फिर शोर किया, शोर करने के बाद क्या हुआ? शोर कर रही थी तो पीछे से ना फिर हमारी एक गाड़ी गश्त कर रही थी पुलिस वालों की, तो असल पुलिस पीछे से आ गई? हाँ, वो असल पुलिस मतलब वो जो गाड़ियाँ होती हैं ना, वो जो डाला जिसे बोलते हैं। हाँ, डाला जिसे बोलते हैं, वो ब्लू कलर की भी लाइट लगी होती है, रेड कलर की, वो आ गई। और उन्होंने कहा कि बीबी शोर क्यों कर रही हो, क्या मसला है? तो फिर मैंने कहा कि अभी ना, अब मैं डर भी रही थी कि अभी पुलिस वाले, वो भी ये भी पुलिस वाले, अब पता नहीं क्या सिलसिला है। लेकिन फिर मैंने डरते डरते उनसे बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे सिलसिला हुआ हमारे साथ। कहते अच्छा ठीक है, कहते जो शोर ना करो, हम कुछ करते हैं। फिर मुझसे पूछा कि गाड़ियाँ किस साइड पे गई हैं। मैंने फिर उनको बताया कि ऐसे इसी रास्ते पे ना सीधा चली गई हैं। फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंदे। आपने पुलिस वालों को जब बताया उसके कितनी देर के बाद जो है ये दोनों बखैरियत घर पहुँच? तकरीबन 1.5 घंटे के बाद। नाज़रीन-ए-किराम, ये एक कहानी जो बज़ाहिर एक सादा सी नज़र आती है, लेकिन बिल्कुल भी सादा नहीं है। ये वही बात है कि पुलिस को पुलिस से ख़तरा था, पुलिस का ताक़ुब करके पुलिस मुकाबला किया, और 2 बेगुनाह शहरी जो कि अगवा किए हुए थे उनको बाज़याब करवाया। हमारी इस बहन की बातें आपने सुनी। हर वो शख्स जिसके घर में माँ, बहन या बेटी है, वो बेहतर अंदाज़ा लगा सकता है कि जब आपका कसूर कोई ना हो, जब आपको बिल्कुल पता ही ना हो कि आप किन हाथों में जा रहे हैं, किस जुर्म की पादाश में उठाए जा रहे हैं, तो फिर उस वक़्त गुस्सा और आता है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं, वही हमारी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। और यहाँ पे IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, इवन यहाँ पे
वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे वाक़यात का सख्ती से नोटिस लिया जाए और इसमें मुलव्वस जो अहलकार हैं ख़ास तौर पर उनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा सदियों तक कोई ऐसा करने का सोचे भी ना। नाजरीन, टीम मुजरिम कौन चन्योट में उस खुशकिस्मत नौजवान के साथ मौजूद है जो कच्चे के नहीं बल्कि पक्के के डाकुओं के हाथ चढ़ा अगवाकारों के, और खुशकिस्मती से जो है वो फौरी तौर पर बाजियाब करवा लिया गया। क्या स्टोरी है, अगवाकार कौन थे, कैसे ये अगवा हुए, ये इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे पहले तो टीम मुजरिम कौन की तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। आप जिस सूरत हाल से निकले वो वाकई में खुशकिस्मत है। आप बताइएगा क्या माजरा है, कौन थे ये अगवाकार, कैसे ये सारा सिलसिला कैसे शुरू हुआ, हमारे नाजरीन को ज़रा स्टार्ट से बताइए। जी वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू आपका। सर माजरा ये है कि मैं माड़ा मोटा मतलब बिज़नेसमैन हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब चीज़ें सेल परचेज़ करता रहता हूँ। तो एक उमर नामी बंदा जो कि फैसलाबादी शो करता था ख़ुद को, वो मेरे राब्ते में था। शाज़ो नादर कभी कभार रब्ता हो जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है ना उसका रब्ता बढ़ रहा था, मतलब मशकूक सा रब्ता हो रहा था। मुझे कहता था कि मेरे से मिलो, मीटिंग करते हैं, या कभी कुछ बहाना लगाता था, कभी कहता था एक कोर्स है वो तुम कर लो, पैसे मैं दे दूँगा। मैंने कहा यार इतना कौन मेरा खैर ख्वाह है जो काम मैं सीखूँ, स्किल मैं सीखूँ और पैसे वो पे करें, मतलब कि ये तो हो नहीं सकता। तो मुझे उसकी एक्टिविटी ना इस तरह मशकूक लग रही थी। तो 17 तारीख को जब उसने मुझे फ़ोर्स किया कि भाई आप आओ ही आओ, तो मैंने कहा कि भाई माजरत मैं नहीं आ सकता। तो जब इनकार किया तो वो आगे से हाइपर हो गया। तो जब उसे लगा कि ये मेरे जाल में नहीं आ रहा, मतलब उसने कोई जाल बिछाया होगा, तो जब वो हाइपर हुआ तो हमारी तलक कलामी हो गई। मैंने कहा भाई मैं नहीं आना, मेरे आपने इनविटेशन दी है, मैं नहीं आ रहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे बताओ। वो धमकियाँ देने लग गया, मैंने उठवा लेना है, मैंने ये कर लेना है, वो कर लेना है, तो इसका बुरा अंजाम होगा। मैंने कहा यार मेरा कसूर तो बताओ, कि मैंने तो इनविटेशन जस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं की। सिर्फ बिज़नेस प्रपोजल के लिए या एक कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है वो पहले आपको आमादा करता रहा। आपका जो है वर्चुअल कह सकते हैं कि वर्चुअल फ्रेंड बन के उसने आपसे कांटेक्ट किया, आपका एतमाद जीता, और फिर उसके बाद वो आपको इनवाइट करता रहा कि आप फैसलाबाद में आए, मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ पे मिल के कोई काम करते हैं, या फिर आप कोर्स कर लें, मैं आपको पे कर दूँ। एतमाद नहीं ना जीत सका। एतमाद तो जीता होता तो शायद मैं चला गया होता, पता नहीं इससे अनहोनी हो जाती, ज़्यादा बुरी मतलब कि कोई स्टोरी बन जाती। लेकिन एतमाद भी नहीं जीता, और वो मतलब के दरमियान में वो जैसे बंदा हाइपर हो जाता है ना, मतलब वो हो गया जैसे कुछ ना मिल रहा हो, मतलब वो उसका पुराना धंधा होगा, कोई बंदा नहीं मिला, उसने कहा कि यार चलो इसको जाल बताते, आगे से मैं भी नहीं फंसा। अच्छा खैर वो धमकियाँ देता रहा, लेकिन उसने धमकियाँ तो साबित कर दी। वो जनाब 17 तारीख को हमारी ये डिस्कस हो रही है, और 18 तारीख को वो 8 लोग आ गए इधर हमारे घर। आवाज़ आई है दरवाज़े की, और हम बैठे हैं, मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो हमारे घर मिलने आया हुआ अपनी सिस्टर को, मैं और मेरी मिसेज़ और वो ब्रदर इन लॉ बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं। 8 लोग जनाब जी, दरवाज़े की जैसे आवाज़ आई है ना, पता नहीं उन्होंने चाबी बाहर से लगाई है या जो भी किया, वो अंदर आ गए हैं। उनमें जो 2 थे वो यूनिफॉर्म पहने हुए थे, पुलिस यूनिफॉर्म थी, और 6 जो थे वो मतलब के वैसे सिविल थे, लेकिन अच्छे खासे मतलब के ना हट्टे कट्टे थे। उन्होंने आकर दबोच लिया हम दोनों को, जो हम दो जो जेंट्स थे। कोई बात नहीं की, कुछ कहा नहीं कि कौन हो कैसे हो, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने दबोच लिया और हमारे मुंह पे कपड़े डालने लग गए हैं, मतलब हमारा आंखें बंद करने लग गए हैं। मेरी बेगम ने शोरो गुल डाला, उसने कहा कि क्या माजरा है, क्या हुआ है, वजह क्या है। उसने कहा आपको नहीं पता, ये बड़े मशकूक बंदे हैं, ये मुजरिम है, ये आदि मुजरिम है, फलां है, ये वो। मेरी मिसेज़ को तो पता था, मतलब हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमारा कोई काम नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई FIR भी नहीं, अल्लाह पाक पीछे भी बचाई रखे। तो उसने कहा कि हम तो ऐसे बंदे नहीं हैं, कोई ऐसा कोई है, कोई सीन, कोई वारंट गिरफ्तारी, कोई FIR कुछ भी है दिखाओ। उसने ना थप्पड़ मारा मेरी बेगम को। उन्होंने मर्द ने, उनके साथ खातून कोई नहीं, कोई खातून नहीं थी। तो ये भी बड़ा मतलब अजीब सी बात लग रही थी कि ये क्या हो गया। अच्छा खैर मतलब कि ना उन्होंने हमें उठाया, गाड़ी में डाला बाहर जाके,
मेरी मिसेज बताती है, हमें तो फिर हमारी आंखों का अंधेरा हो गया, मेरी मिसेज बताती है कि 2 गाड़ियाँ थी। आपको गेट के अंदर ही उन्होंने दबोच कर आपको टाई कर दिया, बांध दिया और आपकी आंखों पे पट्टियाँ बांध दी और गाड़ी में डाला। अब ना मेरी मिसेज बताती है कि 2 गाड़ियाँ थी, एक वाइट कलर की थी और एक ग्रे कलर की थी। अच्छा खैर वो हमें लेकर चले गए हैं। गाड़ी तकरीबन ना कोई 3 से 4 घंटे चलती रही है, मुसलसल चलती रही है। हमें नहीं पता हम किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। हमें तो यही ज़हन था कि बस अब हम कच्चे के डाकू के मतलब के तरफ जा रहे हैं या ये कोई पता नहीं क्या, पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वारदात तो ऐसी थी नहीं, मतलब कोई ऐसा सीन तो था नहीं। यही था कि यार हम ना किडनैप ही हो गए हैं। तो ये बात समझ से बात बालातर थी कि पुलिस वाले कैसे इस मामले में इंटर हो सकते हैं। मतलब गाड़ी जिसमें वो लेके गए हैं वो कार थी? मिसेज बताती है कि कार थी। अच्छा, रास्ते में आपने कोशिश नहीं की किसी से बात करने की कि भाई कौन हो बताओ तो सही, या फिर उन्होंने डरा आपको इतना दिया था कि आपके मुंह से लफ्ज़ ही कोई नहीं निकला? उन्होंने डरा भी इतना दिया था और पूछा भी है। वो कभी कहते थे हम सीसीडी वाले हैं, कभी कहते थे हम जी एनसीसीआई वाले हैं, कभी कहते थे हम जी एफआईए वाले हैं। मतलब ज़बानें मुख्तलिफ। हमें फिर समझ लग गई कि ये बस हम ना किसी डाकुओं के बस ही चढ़ गए हैं। लेकिन ये समझ से बालातर थी कि हमारे जो मुआफ़िज़ हैं, हमारे जो रखवाले हैं, वो भी इस मामले में इंटर हो सकते, मतलब वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बात जो है ना वो समझ से बालातर थी। अच्छा, जो यूनिफॉर्म है, एक होता है कि एक पुलिस एहलकार है, ज़ाहिर है आपने तो थोड़ी देर के लिए उनको देखा होगा, यूनिफॉर्म प्रॉपर यूनिफॉर्म थी या जैसे कोई भी रैंडम बंदा जो है वो ट्राउज़र शर्ट पुलिस टाइप का पहन लेता है, इस तरह था? नहीं सर, प्रॉपर यूनिफॉर्म थी। एक बंदे ने तो प्रॉपर इधर एएसआई वाला बैज भी लगाया हुआ था, जब एंटर होना हमने देखा है। लेकिन उसकी नेम प्लेट नहीं थी, नेम प्लेट जो होती है ना इधर, वो नहीं थी। और जो दूसरा बंदा था उसने वो ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ था, उसकी तो बिल्कुल वो थी नहीं, मतलब ना नेम प्लेट ना वो रैंक प्लेट, कुछ भी नहीं था। और ये लोग मुसल्ला थे? मुसल्ला थे, असला था उनके पास हैवी किस्म का। रूम में जब गए और फिर आपकी आंखों से पट्टी हटा दी? आँखों से पट्टी हटा दी और जितने बंदे थे मैं अभी भी पहचान कर सकता हूँ कि वो सामने मेरे अभी भी आए, मैं पहचान सकता हूँ कि ये बंदा था। और आपकी शर्ट्स उतार के फिर आपको तशद्दुद का निशाना बना? तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं, मतलब सारा, कभी सोटे से, कभी जनाब मतलब चित्तर से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी से। आपकी मिसेस ने जो एफआईआर दिया उसमें उन्होंने बताया कि 90 लाख से उन्होंने डिमांड स्टार्ट की है, क्योंकि आप तो उस वक्त मुगवी थे, आपको आइडिया नहीं था। लेकिन जो आपकी मिसेस के बकौल 90 लाख से स्टार्ट करके करते उनको जब पता चल गया कि पैसे नहीं हैं इनके पास, तो फिर वो 5 लाख पे एग्री हुए। ये बातें जो है ना ये मेरी मिसेस को पता थी और उनसे भी राब्ते में थे। उधर मुझे भी मारपीट कर रहे थे, इधर इनसे भी राब्ते में थे और इनको भी बाकायदा थ्रेट कर रहे थे। हाँ, इनको भी थ्रेट कर रहे थे, लाशें मिलेंगी, ये होगा वो होगा। इनसे 90 लाख से स्टार्ट हुए, फिर जनाब जी आ गए 50 लाख पे आ गए, फिर 5 लाख पे आ गए, ये वो। जब इनसे भी कुछ नहीं निकला तो फिर मुझे कहा कि आप बात करो, आप मंगवाओ पैसे, शायद मेरे कहने पे आ जाए। अच्छा, मैंने खैर बात मेरी करवाई, मैंने कहा जी 5 लाख रुपए सेंड करो। बेगम ने कहा आपको पता है हमारे पास 5 लाख नहीं है। अच्छा, म्यूट करके कहते हैं कि पूछो टोटल कितने हैं सारे बैंक्सों में। मैंने मिसेज से पूछा, मैंने कहा आप बताएं कितने बैंक्स, सारे बैंक्स जो हैं ना आपके, मतलब एक उनका UBL था, एक सादा पे, एक इजी पैसा और एक जायज़ कैश, बस ये मतलब नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं। तो मैंने उनको बताया भी है कि यार हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, हमारे कोई बिज़नेस अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप चेक करवा लो। मैंने कहा ID कार्ड आपके पास है, आप कॉल्स करो, हर बैंक्स में कॉल करो, हमारा कहीं अकाउंट्स निकलता है, कुछ निकलता है तो भाई जो चाहे फिर करते रहना। वो नहीं मान रहे थे, उन पे तो बहुत सवार था पैसे का। अच्छा खैर, मैंने बेगम को कहा टोटल कितने हैं। बेगम ने वही ज़बान इस्तेमाल की, वही बात की जो मैं पहले ही अब मार खा के बता चुका था कि 2-3 हज़ार उनके बैंक्स में भी होना, इकट्ठा करके जितना मेरे पास निकल रहा था। तो मिसेज ने कहा कि जी हमारे पास 2-3 हज़ार ही है। अच्छा, उनको तो वेरीफाई हो गया कि वाकई ही इनके पास पैसे नहीं हैं। आप और आपके ब्रदर इन लॉ फिर एक दूसरे को थोड़ी सपोर्ट, थोड़ी मॉरल सपोर्ट, थोड़ा हौसला देते रहे हैं, या बिल्कुल एक दूसरे से कट ऑफ थे, आइसोलेट थे, पता नहीं था कि उसका क्या हाल है, उसका क्या? सर वो अलहदा भी मारते रहे हैं, मतलब उन्होंने अलहदा ले जाकर उसे अलहदा मारा है, उसे अलहदा सज़ाएँ दी हैं। वो तो अब जब हम बैठे हैं तब डिस्कस किया है कि आपको जब बाहर ले गए थे आपसे क्या सलूक करते रहे, तब उन्होंने पूछा है इनसे, मतलब वो फिर आप उनसे बयान ले लेना। तो लेकिन ये है कि एक प्लान सोचा था कि यार ना
हमने मतलब एक अल्लाह पाक ने हमारा तो कोई नहीं कमाल, एक अल्लाह पाक ने हमारे ज़हन में डाले कि हमने एक दूसरे की तरफ इशारा नहीं करना, इशारा नहीं करना। इशारे से उन्होंने पता नहीं क्या मतलब लेंगे, हमें और मारेंगे, हम कोई और इशारा करेंगे, हम एक दूसरे को तसल्ली देंगे, वो समझेंगे कि पता नहीं ये कौन सा इशारा कर रहे हैं। क्योंकि वो ना हमने देखा था कि वो देख रहे थे विंडो से, हमको दोनों को अकेला छोड़ के वो देख रहे थे, कोई इशारा वगैरह तो नहीं करते। मतलब वो एक लम्हा बड़ा सनसनीखेज था। फिर जब वो वापस आ गए 2-3 घंटे के बाद, आगे क्या हुआ? अच्छा, हमें कहते हैं कि जी कमीज़ डालो। मैंने ना दिल में सोचा, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बचत होने लगी है, या पता नहीं अब क्या करने लगे हैं कि या मतलब इन्होंने ये ना सोचा हो कि पता नहीं अब इनसे पैसे पूसे तो निकले कोई नहीं, अब इनको ही बेच देते हैं। बेटा अब ना रास्ते में कोई नाका नुका हो ना तो उनको ये नहीं कहना कि ये इन्होंने हमें पकड़ा हुआ था, ये वो मतलब हमें वो रिलैक्स कर रहे थे। बाद में जो बात उनकी अंदर से निकली ना कि आपने कहना है कि जी जी अपने हैं अजीज़ हैं, उनके साथ हम जा रहे थे तो अभी हमें बस घर वापस जा रहे हैं, ये कहना आपने। मतलब वो तो नाके के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि कोई रास्ते में नाका ना हो। अच्छा, वो फिर खैर समझ आ गया कि मुझे ये क्यों कर रहे हैं, ये हमारे दिल को तसल्ली दे रहे हैं। मैंने कहा यार अल्लाह पाक करे हमें ये कहीं छोड़ दें, बाकी फिर बाद की देखेंगे। अच्छा, वो फिर खैर घर आए, मतलब कि वो बाद में पता चला कि ये सोने का कमाल था। अच्छा खैर कुछ 2-3 घंटे बाद ना, मतलब कि ये रात की वाक़या है, रात ही सारा कुछ होता रहा है। 2 घंटे बाद फायरिंग स्टार्ट हो गई है हमारी गाड़ी पे, जिस गाड़ी में हम थे। मैंने कहा फायरिंग, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो कुछ और बता रहे थे और ये क्या हो गया। मैंने कहा शायद कोई बहाना बना के ना मैं बाहर ही मारने लगे हैं कि रास्ते में मैं नाकों से बचा के अब कहीं जंगलात में ले करना, हमें तो पता नहीं था हम किधर हैं, तो इधर ही शूट करने लगे हैं। अच्छा खैर ना तकरीबन 7-8 मिनट फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद ना हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खुला है। मैंने कहा लो जी अब हमारी बारी आ गई है। दरवाज़ा खुला है, हमें आवाज़ आई है कि बच्चों आप ठीक हो। मैंने कहा यही अब कौन आ गया। मैंने कहा आगे से हमने डरती आवाज़ से कहा जी ठीक है। कहते हैं कि टेंशन ना लो, मैं SHO सिटी कलीमुल्लाह आरल हूँ चिन्योट का, और आप अब सेव हाथों में हो। अच्छा खैर भाई कोई नहीं, यकीन है, सीधी बात है। हमने कहा पहले भी तो ये SHO ही थे जो हमें पकड़े फिरते थे। तो जब उन्होंने ना हमारे आंखों से पट्टी उतारी, हमें उठा के ना एक और गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी थी वो, उसमें उन्होंने बिठाया। उन्होंने कहा कि चलो बेटा अब हम आपको घर लेकर चलते हैं। अच्छा खैर ना फिर भी इतना यकीन नहीं आया, कोई थोड़ा सा मतलब दिलासा हुआ है कि यार चलो, हमने देखी वो और कार थी जिसमें हम पहले थे, तो हमने देखा कि चलो यार अब सरकारी गाड़ी है, और हमने एरिया देखा कि हमारा चिन्योट का ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो खैर देखते हैं आगे। अच्छा खैर थोड़ी देर बाद वो हमें घर छोड़ गए हैं, मतलब हमारे घर वालों के हवाले किया। हमने शुक्र का कलमा पढ़ा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए। ये इतना जो क्विक और अनफॉर्चुनेट आपके साथ इंसिडेंट हुआ, ये दरवाज़ा नॉक होने से लेके वापस दरवाज़ा आने तक तकरीबन टाइम फ्रेम कितना लगा, कितने घंटे थे? ये सर तकरीबन 8 से 9 घंटे थे। 8 से 9 घंटे तक आपको नहीं मालूम कि आपको कौन लोग किस तरफ फिराते रहे, क्या करते रहे? आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको वो पैसों का तकाजा करते रहे, फिर कहते रहे पासवर्ड सारे ले लिए, घर वालों से मंगवाए, और आपको घर आने तक भी नहीं पता था कि हमारे घर वालों ने क्या डील करके क्या इनको पैसे दिए। ये तो जाहिर है जब आप खैर खैरियत से घर आ गए होंगे, घर पे तब कौन कौन था? जाहिर है परेशानी होती है। अच्छा सर, ये जो मेरे साथ वाक़या हुआ है ना एक रात में, जो 8-9 घंटे की कहानी बीती है, इसमें ना एक अजीब सा सिनेरियो सामने आया कि एक वर्दी वाला हमें उठा रहा है, किडनैप कर रहा है, कत्ल करने की धमकियां दे रहा है, पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। जो मेरे घर वालों ने धमकियां बताई वो भी समझ से बालातर हैं। और एक वर्दी वाला जो है वो हमें महफूज करके हमें घर पहुंचा रहा है। वो कह रहा है कि आप महफूज हाथों में, फ़िक्र ना करें, आप महफूज हाथों में, फ़िक्र ना करें। और हम इतने आगे से सहमे हुए हैं कि हम उसकी बात का यकीन ही नहीं कर रहे, कि हम वर्दी से इतना डर गए थे कि यार ये क्या हो गया। मतलब कि पूरी रात 8-9 घंटे तशद्दुद में गुजारा, वर्दी के तशद्दुद में, और एक वर्दी वाला अभी 5 मिनट में या 7 मिनट में आके हमें कह रहा है कि भाई आप महफूज हाथों में। अब देखो दोनों तरफ वर्दी है। क्या कहेंगे आप इस पे? IG पंजाब को अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि
आईजी पंजाब ने दावे बहुत किए हैं कि मैंने पुलिस में रिफॉर्म्स बहुत कर दिए हैं, क्या कहेंगे? सर हम सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे साथ अनहोनी होनी थी वो तो हो गई, ठीक है, 8-9 घंटे बीत गए। अब फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं जो हमारे एसएचओ सिटी साहब हैं, एसएचओ कलीमुल्लाह हरल साहब, ठीक है, हम उसके बहुत उनके मशकूर हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने वसीला बना दिया। अगर वो मौके पे ना पहुंचते, पता नहीं हमें, तो वो लेके भाग रहे थे, उन्होंने तो माल भी ले लिया था बकौल मेरी मिसेज, आपने सुना है। तो वो पता नहीं अब हमें कितने दिन और रखते और तावान इनसे मांगते कि भाई ये अब रिश्तेदारों से भी पैसा इकट्ठा करें, अब ये सोना भी और इकट्ठा। लोग आपकी बैंक ऐप्स तक जा सकते हैं, जाहिर है उन्होंने टलना तो नहीं। किसी हद तक वो हो सकता है, वो कहते हैं कि ये आपने जी वरासती जो है ना, इनके जो 2-2 4-4 मरले के मकान हैं वो भी सेल करें, पता नहीं कितने दिन रखते कि ये जी अब डर गए हैं, ये मतलब पीछे इनकी फैमिली डर। चिन्योट पुलिस का यहाँ पे पॉजिटिव किरदार है, क्विक और बर वक्त रिस्पॉन्स किया और आपको बाजियाब करवाया। और जो दूसरी तरफ से मुलव्वस थे उनके लिए क्या कहें? उनके लिए मैं ये कहूँगा कि हाजी साहब से रिक्वेस्ट है, अपनी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा से रिक्वेस्ट है, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं पाकिस्तान के, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने थाने का माहौल तो बहुत अच्छा कर दिया माशाल्लाह, हम आपका थैंक्स करते हैं कि जाते हैं, साफ़ सुथरा माहौल, प्यारे प्यारे थाने हैं, मतलब कि वहाँ पे फूल बागीचे सब कुछ है। लेकिन ये जो फूल इनकी वर्दियों पे लगे हुए हैं, इनको ज़रा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना भी सिखाएं कि ये जो इनके फूल जो मतलब कि एक, मैं तो मतलब है तो बुरा लफ्ज़ ही, लेकिन जो गलत लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो गंदी मछलियाँ हैं ना महकमे में, उनको साइड करके, या जो मेरे सामने फ़र्ज़ करो उन्होंने मेरे साथ ये कुछ किया, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे सामने उनको लटकाया जाए, ताकि जो मेरे वतन की जो वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं, मेरे वतन की जो वर्दी है, मेरे वतन की जो महकमा पुलिस की वर्दी है, हमें उनसे बड़ा प्यार है। नाज़रीन इकराम, उस खुशकिस्मत नौजवान की बातें आपने सुनी, एक रुदाद, एक कहानी, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या, जिसमें हनी ट्रैपिंग के तर्ज पर जो है एक शख्स कांटेक्ट करता है, मुलाकात के लिए बुलाता है। जब ये मुलाकात के लिए राज़ी नहीं होते तो फिर शायद उस बुलाने वाले की ईगो हर्ट होती है, वो बाकायदा एक गैंग की सूरत में 8 लोगों को भेजता है, जिसमें से 2 बावर्दी भी हैं। और बाद में जो है वो पता चला कि मुबैना तौर पर फैसलाबाद पुलिस के 2 अहलकार, एक ऑफिसर, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल जो हैं वो भी इस गैंग में शामिल थे, और इनको अगवा किया गया। 8 से 9 घंटे तक जो है वो इनको अपनी कस्टडी में रखा, घर वालों से पैसे मंगवाए, लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये है कि ये बसलामत अपने घर वापस आ गए। नाजरीन, एक ऐसे वाक़े पे टीम मुजरिम कौन बात कर रही है जो शायद आज से पहले आप तक नहीं पहुंचा होगा। टीम मुजरिम कौन के तवस्सुत से एक हैरान कर देने वाली स्टोरी आज आप तक पहुंच रही है कि डिवीज़न फैसलाबाद में चिन्योट पुलिस का फैसलाबाद पुलिस से पुलिस मुकाबला होता है। क्यों होता है? ये एक अगवा की स्टोरी है जिसमें एक नौजवान को जो है वो मुबैना फैसलाबाद पुलिस के अहलकार अगवा करते हैं और फिर तावान का जो है वो मुतालबा करते हैं, बल्कि घर वालों से उनका सामान, जो जेवरात, लैपटॉप्स और नकदी की सूरत में था, वो वसूल भी किया जाता है। खुशकिस्मती उनकी ये है कि चिन्योट पुलिस बर वक्त रिस्पॉन्ड करती है और इनको किसी भी मंजिल से पहुंचने से पहले जो है वो काउंटर कर लिया जाता है, या वहाँ बाकायदा फायरिंग का तबादला होता है। 2 लोग ज़ख्मी होते हैं और जो मुग़वियान हैं उनको बाजियाब करवा लिया जाता है। मेरे साथ एक उन्हीं में से खुशकिस्मत नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा हमारे नाजरीन को कि क्या हुआ था, कैसे हुआ और कैसे फिर आप जो है घर कैसे वापस पहुँचे? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम ज़फ़र अब्बास है और ये मेरी छोटी हमशीरा का घर है, और मेरा बहनोई और मैं, हम दोनों और मेरी सिस्टर बैठे थे, बातें वगैरह कर रहे थे, तो अचानक से दरवाज़े की आवाज़ आई है। तो हमने उठ के जैसे ही देखा है तो 7-8 आदमी जो है ना हमारे घर में बढ़ गए। हमने कहा ये क्या हो गया भाई? तो जैसे ही वो अंदर आए हैं उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया है। तो फिर कहते हैं ये मुजरिम हैं, ये मशकूक बंदे हैं,
तो हमने कहा हम कौन सा मशकूक बंदे हैं, ना कोई FIR ना कोई ऐसा वैसा मसला। तो वो 2 पुलिस वाले भी साथ थे, तो उन्होंने ना दस्ती हमारी आंखें बंद कर दी, हमारे कपड़ा डाला है और बाहर ले के चले गए। तो गाड़ियों में उन्होंने हमें डाल के ले के चले गए। तकरीबन 3-3.5 घंटे गाड़ी का सफ़र होता रहा। जैसे ही हम पूछने लगते थे, ऊपर से हमें चाटें मारनी शुरू कर देते थे। साथ साथ मार रहे हैं आपको? हाँ जी, जैसे जैसे सवाल हम पूछने लगते थे, फिर ऊपर से मारने लग जाते थे। चुप करो, तुम्हें बताते हैं, तुम्हें, जैसे उनकी आवाज़ होती है, ठीक है। तो तकरीबन 3-3.5 घंटे बाद एक जगह पे लेके गए हैं, हमें गाड़ी से निकाला है और मुंह पे हाथ रख के भी तुम्हारी आवाज़ भी ना निकले। एक कमरे में लेके गए हैं, वहाँ पे फिर उन्होंने हमें मारा पीटा है। तो मुझसे तो ज़्यादा सवाल किए नहीं उन्होंने, मुझे तो बस मारते ही थे। तो बस यही सवाल करते थे भी तुम्हारे बहनोई ने किस बैंक में पैसे रखे हुए हैं, तुम्हारे बहनोई कहाँ पैसे रखता है। तो मैंने उनसे कहा भी आज कल भाई को नहीं बताता, मुझे क्या पता इन कहाँ पे रखते हैं ये पैसे। एक दफ़ा भी उन्होंने आपके घर के गेट से वापस घर के गेट तक, ज़ाहिर है उस वक्त तो गाड़ी से वो छोड़ के भाग गए, आखिरी मोमेंट तक एक दफ़ा भी उन्होंने बताया नहीं कि कसूर क्या है भैया आप लोगों का, या कोई उनकी बातों से ऐसा लगा हो कि कोई इसमें आपका कोई जानने वाला, आपके बहनोई का जानने वाला कोई इन्वॉल्व है, किसी ने मुखबरी की है, या बिल्कुल उन्होंने जो है इसकी काली चादर से ढांपा हुआ था हर चीज़ को? मैं आपको इस पहले भी बता चुका हूँ भी मुझसे ऐसा सवाल ही नहीं हुआ, ज़्यादातर उसी से हुए हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना महसूस होता था भी हम किडनैप हुए हैं, क्योंकि पुलिस वाले जितने भी हो ना, वो इस तरह नहीं करते जिस तरह वो कर रहे थे हमारे साथ। और आपको कब ये महसूस हुआ कि इसमें ये डाकुओं के साथ साथ पुलिस वाले भी मुलव्वस हैं? सिर्फ यूनिफॉर्म से आइडिया हुआ? हाँ जी, हमने यूनिफॉर्म देखे हैं 2 आदमियों के। एक जो है वो तो पूरी वर्दी में था, उसने टोपी भी पहनी हुई थी, यहाँ पे उसका ना ASI लिखा हुआ था, थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता हूँ, नाम नहीं लिखा था। तो दूसरा जो है उसने काले रंग की शर्ट डाली हुई थी और ट्राउज़र जो है वो पुलिस वाला ही था, और ये जो पुलिस वाले शूज़ हैं वो भी पुलिस वाले ही थे। मतलब घर आगे जब सारी फैमिली से मुलाकात हो गई, तब से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी ऐसा लगता है, खौफ कभी महसूस होता है? सर खौफ तो है, मैं अभी तक काम पे नहीं गया हूँ क्योंकि मैं फैसलाबाद में काम करता हूँ, ठीक है। तो हमें डर है, अभी मेरे घर वाले ने भी कहा है अभी ना जाओ, आदमी 100 मसला मसाइल बन सकता है, ठीक है ना। इस वजह से मैं तो काम पे भी नहीं जा रहा, खौफ तो है ना। नाज़रीन किराम, चनियोट में एक नौजवान के घर पे 8 लोग धावा बोलते हैं और उसे और उसके ब्रदर इन लॉ को अगवा कर लेते हैं। रास्ते में एक पुलिस का जो है वो इनकाउंटर उन्हीं मुबैना पुलिस एहलकारों से हो जाता है जो इनके घर पे पुलिस एहलकार बन के रेड करते हैं और इन्हें बज़ाहिर अरेस्ट और दरअसल अगवा करके लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे चनियोट पुलिस जो है वो बर वक्त अगर कार्रवाई ना करती तो शायद हालात कुछ और होते और शायद खुदा न खास्ता टीम मुजरिम कौन कुछ और रिपोर्ट कर रही होती। यहाँ पे गुड साइन ये है कि चनियोट पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्ड करते हुए उन अगवाकारों को काउंटर किया और आज ये दोनों नौजवान अपने घर पे हैं। नाजरीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है इस वक्त थाना सिटी चनियोट में और सब इंस्पेक्टर कलीमुल्लाह SHO हैं थाना सिटी चनियोट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम तफसीलात जानते हैं कि कैसे इन्होंने अगवाकारों को बराह रास्त रोका, उनके साथ पुलिस मुकाबला हुआ और मगवियों को जो है बाजियाब करवा कर उनके घर वालों के हवाले किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो टीम मुजरिम कौन की तरफ से, सिटी 41 की तरफ से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से चनियोट पुलिस को, आपको, आपकी टीम को शाबाश है, सलाम है कि जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, क्योंकि हमारी जिनसे भी बात हुई उन्होंने आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। बताइएगा ये किस्सा कैसे हुआ, रिपोर्ट कैसे हुआ, आपको कैसे रिस्पॉन्ड किया इस पर? वालेकुम सलाम। जैसा कि IG साहब, RPO साहब और DPO साहब के हुक्म के मुताबिक हम हर वक्त लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवेलेबल होते हैं, 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। और ये खातून जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि मेरे मियाँ को और मेरे भाई को अगवा कर लिया गया है
और बर वक्त हमें जब पता चला कि अगवाकार चिन्योट में ही मौजूद हैं और सोना और उनकी नकदी वगैरह और उनके लैपटॉप वगैरह लेके जा रहे हैं और मुगवी भी लेके जा रहे हैं, हमने बर वक्त नाकाबंदी की और जैसे ही नाकाबंदी की आगे से फायरिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए और अपने फ़र्ज़ को बेहतर समझते हुए उनका ताक़ुब किया और जैसे ही ताक़ुब किया एक गाड़ी में से जो हम पे फायरिंग करते हुए अगवाकार एक कमाद की फसल की तरफ छुप गए उसमें। और जब हमने देखा तो उसमें मुगवी थे, उनके चेहरे ढांपे हुए थे, हाथ बांधे हुए थे, उन्हें हमने रेस्क्यू किया। उसके बाद कमाद जो जिसमें मुसलमान छुपे हुए थे उनके हम तकरीबन आधा घंटा इससे ज़्यादा हमारी फायरिंग होती रही और फायरिंग के तबादले में जब फायरिंग रुकी हमने सर्च ऑपरेशन किया तो उसमें से 2 जो मुलजमान है वो मजरूबी हालत में अपने साथियों की फायरिंग से हमने गिरफ़्तार किए। अच्छा सर, बताइएगा कि जो मुद्दईयान हैं जिन्होंने अगवा की कंप्लेन की थी वो कह रहे थे कि ये तकरीबन 8 के करीब मुलजमान थे और ये 2 गाड़ियों पे थे। पुलिस का सामना जो है क्या सिर्फ एक गाड़ी पे हुआ, एक के साथ फायरिंग का तबादला हुआ या दोनों गाड़ियां ही उस वक्त मौके पे मौजूद थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ही मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की उन्होंने मेरी गाड़ी में हिट की और फायरिंग करते हुए आगे की तरफ ले गए। लेकिन हमने अपना फ़र्ज समझते हुए उनका ताक़ुब किया। जैसे ही पहली गाड़ी की जो पिछली गाड़ी थी उसे महसूस हुआ कि हम पे ऊपर पहुँच गए करीब, वो डंपरों का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी से निकल कर कमाद की तरफ फसल में छुप गए और दूसरी गाड़ी के हम आगे आ गए। जैसे ही उनके आगे वो भी निकल कर कमाद की तरफ उसी कमाद में छुप गए। फिर हमारा क्रॉस फायरिंग होती रही और जो उधर ही हैं मुलजमान वो ही फिर हमने सारी नफरी इकट्ठी हो गई उधर से गिरफ़्तार कर ली। ये जो मुलजमान हैं ये क्या इनका कोई आपने चेक किया, इनका रिकॉर्ड है, साबका कोई रिकॉर्ड याफ्ता हैं या फिर इनकी कोई पहली वारदात? बिल्कुल इनको हमने चेक किया, एक लाहौर से बिलोंग करता है, ये पूरा नेटवर्क है और इनका क्रिमिनल की भी बेशतर का जो है फैमिली भी इनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड से बिलोंग करती है और ये कोई हार्ड क्रिमिनल लोग हैं। अच्छा सर, एक शख्स है जो अपना नाम उमर बताता है जो कि इस मगवी को जो है इससे पहले फ़ोन पे राब्ते पे था। क्या चिन्योट पुलिस उसको ट्रैक डाउन कर रही है, उसका पता कर रही है कि कौन है, कैसे है, कहाँ से है और क्या ये मुहर्रिकात जो हैं इसके अगवा के वो क्या बने? जी बिल्कुल बिल्कुल, उमर नाम का आदमी जो बताते हैं सब की नंबर्स ले लिए गए हैं और सब इंशाल्लाह कानून की गिरफ्त में होंगे और उनको इंशाल्लाह सज़ा भी दिलवाई जाएगी। ये एक जैसे हनी ट्रैप है, इस तरह का पूरी गैंग है और लोगों को ब्लैकमेल करके उन्हें पहले अगवा करते हैं फिर तवान लेते हैं। ये तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और बर वक्त हम कार्रवाई कर सके और हमने उन्हें मंत्री के अंजाम तक पहुँचा लिया। करीम साहब, हमारे लोगों का एक माइंड सेट है कि पुलिस मुकाबला जो है वो बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दईयान हैं, जो मुतासरीन हैं, वो क्लियरली बताते हैं कि ये एक ओरिजिनल एनकाउंटर था और पुलिस की फ़र्ज शनासी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपको एक ख़ातून आपकी टीम को इत्तला देती है कि मेरे हस्बैंड को और मेरे भाई को अगवा करके लेके जा रहे हैं, उसका ताक़ुब करना, उनको एम्बुश करना, ये एक लम्हे के लिए भी आपके या आपके टीममेट्स के जहन में ये नहीं आया कि हमारा नुकसान ज़्यादा हो सकता है? जी बस ये अल्लाह ताला की हिम्मत है और हमारा ये फ़र्ज़ है, वालिदैन की दुआएं और हमारे अफसरान की, ये हमें हमेशा से ये उन्होंने कहा कि अपना फ़र्ज़ पहले समझे, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन फ़र्ज़ सबसे आगे। और ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया, सिर्फ ये ख्याल था कि मुगवी कहीं अल्लाह न करे उन्हें कुछ हो जाए या उन्हें कहीं लेके चले जाएं। अच्छा सर, दूसरा ये कि बाकी जो मुल्ज़मान थे जो फ़रार हो गए हैं उनकी शनाख्त, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या इक़दाम किए गए? जी बिल्कुल, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है और उन पे रेड भी के जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो सब पकड़े भी जाएंगे। वो कानून की गिरफ्त से कोई भी दूर नहीं और इंशाल्लाह बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। करीम साहब, जो मगवियान हैं वो और जो मुतासरीन हैं वो ये कहते हैं कि अगवाकारों में 2 लोग जो हैं वो पुलिस यूनिफॉर्म में थे और हमारे ज़रा ये कहते हैं कि फैसलाबाद पुलिस के हाज़िर सर्विस 2 मुलाजमीन जो हैं उस गिरोह के साथ गैर दानिस्ता या दानिस्ता जो हैं वो इन्वॉल्व थे। क्या कहेंगे इस पर? FIR में उनका नाम या उनकी शनाख्त क्यों नहीं बताई गई? जी बिल्कुल, जो हमारे मजरूब जो हमने मुलज़म पकड़े हैं, जो फायरिंग के दौरान मजरूब हुए थे, अपने मुलज़मान की थे, उन्होंने हमें बतलाया है कि इसमें 2 जो हैं पुलिस अफसरान थे, एक PC में था, एक अपना फैसलाबाद पुलिस में था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और इंशाल्लाह उनको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। महकमाना कार्रवाई तो उनके खिलाफ हो चुकी है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द कानून की गिरफ्त में आए। करीम साहब, मुझ समेत टीम मुजरिम कौन और आपसे भी हमारी यही दरख्वास्त है कि ये महकमा हमारे लिए इतना बाइज़्ज़त है, ये वर्दी हमें इतनी तकदीस वाली मुक़द्दस लगती है
कि ये देख के हमें एहसास होता है कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं। तो क्या कड़ा और इतना कड़ा कि इबरतनाक हो, एहतसाब नहीं होना चाहिए अगर ये प्रूव हो जाता है कि महकमे की कुछ काली भेड़ें जो हैं इसी महकमे की वर्दी के ऊपर कालक मलने के लिए जो है वो दर पे हुई हैं? बिल्कुल, कुछ है, हमेशा ऐसे ही ये हमारे माशरे, हमारे डिपार्टमेंट में कुछ चंद होते हैं जिनकी वजह से सारा माशरा बदनाम होता है। लेकिन इसे ये नहीं तासुर लिया जा सकता कि महकमा अपना फ़र्ज़ अंजाम नहीं देता। आप हमारे चिन्योट पुलिस को देख लें, इस तरह के कई वाक़यात होंगे, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमेशा से वो जान निसार करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और करते रहेंगे। इंशाल्लाह ये वर्दी का तकद्दुस हमेशा पामाल है, नहीं होने देंगे किसी सूरत में भी। नाज़रीन किराम, सब इंस्पेक्टर कलीमुल्लाह SHO थाना सिटी चिन्योट हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे उन्हें एक मुतासरा खातून जिसके हस्बैंड और भाई को अगवा करके ले जा रहे होते हैं, इन्हें इत्तला मिलती है। ये ना सिर्फ उनका ताक़ुब करते हैं बल्कि उन्हें अपनी हुदूद के अंदर ही घेर कर काउंटर करते हैं। इसी काउंटर के दौरान इनकाउंटर हो जाता है और फायरिंग का तबादला होता है। दोनों तरफ से गोलियाँ चलती हैं और ये फ़र्ज़ शनास पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के हमरा अपनी जान की परवाह न करते हुए और इन नताइज से भी बेखबर कि आगे से अगवाकार जो हैं वो कितने बाअसर हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, न सिर्फ 2 लोगों को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार करते हैं बल्कि उनका पूरा नेटवर्क ब्रेक करते हैं और मुग़वी लोगों को बहिफ़ाज़त उनके घर तक पहुंचा देते हैं। ये एक मिसाल है कि पुलिस जब फ़र्ज़ शनासी पे आती है तो फिर कोई भी रुकावट उनका रास्ता नहीं रोक सकता। नाज़रीन, चिन्योट में अगवा होने वाले दोनों नौजवान चिन्योट पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से बाजियाब होकर घर तो पहुंच गए, मगर फैसलाबाद पुलिस के 2 हाजिर सर्विस एहलकारों का मुलव्विस होना अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया। अब इम्तहान IG पंजाब का है कि वो किस तरह इसको एक टेस्ट केस बनाकर मुलव्विस एहलकारों को ऐसी इबरतनाक सज़ाएं दें कि बाकी लोगों को इस तरह के जुर्म में मुलव्विस होने की जुर्रत ना हो। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।